आज हम लोग फिजिक्स के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर के बारे में वो है आपका परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। तो परमाणु की संरचना से संबंधित कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। परमाणु की संरचना के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें सबसे पहले था डाल्टन। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना के विषय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाल्टन। डाल्टन क्या होता है, ध्यान देंगे। डाल्टन इन्होंने जो अपना मत दिया वो 1803 से, ध्यान देंगे 1803 से। परमाणु की संरचना के संबंध में सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ, ध्यान देंगे, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। इन्होंने क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ जो भी हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम लोग परमाणु कहते हैं। अर्थात कि इनके द्वारा जो बताया गया अर्थात परमाणु, उसमें क्या कहा गया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। इस परमाणु को हम लोग भौतिक या रासायनिक किसी भी विधि से इसको अलग अलग नहीं कर सकते। किसी भी से, चाहे रासायनिक विधि हो या आपकी क्या हो, भौतिक विधि हो। कहने का मतलब उनके क्या था कि परमाणु की जो संरचना हुई, ये माना गया जो परमाणु था वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब इसके परमाणु के बारे में हमने तो बताया। अब इसके बाद फिर कुछ और भी वैज्ञानिक थे, जिसमें एक था रदरफोर्ड। ध्यान देंगे, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का जो प्रयोग था अल्फा कण प्रकीर्णन। और दूसरी चीज इन्होंने यही बताया कि पहले सुन लेंगे, हम लोग देखेंगे। डाल्टन के अनुसार क्या था, प्रत्येक परमाणु जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर आपका क्या होता है, एक नाभिक होता है, सूक्ष्म भाग होता है, जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। इसी के बारे में जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण के प्रकीर्णन के बारे में बताया, और इन्होंने ये बताया कि यदि हम अल्फा कण को जो है किसी परमाणु से होकर के गुजारते हैं, या हमें कहें कि इन्होंने प्रयोग किया और उसमें उन्होंने पहले स्वर्ण पत्र की पत्ती ली। इसकी पत्ती ली, स्वर्ण पत्र। इन्होंने स्वर्ण पत्र लिया और इस स्वर्ण पत्र में इन्होंने देखा कि इसमें कुछ भाग ऐसा था जो कि इस प्रकार से दिखाया गया। अर्थात इसमें देखा गया जब इस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण आकर के बमबारी की जाती है, आकर से टकराती है। ध्यान देंगे, अल्फा कण आकर के से टकराते हैं। कुछ इस प्रकार से हम देखा कि जब आकर के कण से टकराते हैं, कुछ तो अपने मार्ग से लौटते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं,
कुछ का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से अर्थात उनका कोई एक निश्चित, इस प्रकार से अगर देखा गया इसमें बहुत से ऐसे थे जो आकर के टकराए, लौटे और कुछ दूसरी तरफ चले गए। तो ये क्या थे? सब अल्फा कण। अल्फा कण को क्या किया गया? एक स्वर्ण पथ की पत्ती से गुजारा गया, अर्थात पानी से क्या किया? गुजारा गया, जो क्या थे? सोने का था। तो इन्होंने कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले। किसने? रदरफोर्ड ने। और हम लोग भी जानते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण जो होती है किसी कण से टकराती है या किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर के गुजरती है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। इसी घटना को हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बताया। जब इससे अल्फा कण होकर के गुजरे, देखे गए इसमें से कुछ कण जो होते सीधे निकल गए, कुछ किसी धन आवेशित भाग से टकराए। जिस धन आवेशित भाग से टकरा करके लौट रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एक धन आवेशित भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिनके कहने का यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि जो यहाँ से अल्फा कण इसमें से होकर के गुजरते हैं कुछ का मार्ग परिवर्तित होता है, कुछ का मार्ग परिवर्तित नहीं होता है। इस पर निष्कर्ष निकाला गया जो आपके अल्फा कण इसमें से होकर गुजरे सीधे निकल गए अर्थात उनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो बताया गया कि अधिकांशतः इसका भाग कैसा है? खाली। ध्यान देंगे, इसका मतलब है कि जो आपका पूरा उत्पत्ति इसमें इसके कुछ भाग क्या है? खाली है, अर्थात खाली है जिसमें से होकर जब प्रकाश इसमें अल्फा कण इसमें से गुजरा और उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा क्या था? ये बताया गया जब अल्फा कण जाकर के सूक्ष्म भाग से टकराते हैं, इस सूक्ष्म भाग से टकराए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। टकराने के बाद उनकी दिशा क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। जब इनकी परिवर्तित हुई लेकिन वो किसी निश्चित दिशा पर नहीं थे। जैसे अगर उसके एकदम कॉर्नर पर आकर टकराते हैं, ध्यान दें कॉर्नर पर होंगे तो इस डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कण जब टकराते थे तो एक निश्चित दिशा में कई अलग दिशाओं में क्या होता? विक्षेपित हो जाते थे। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात अल्फा कण क्या होंगे? वो सभी दिशाओं, एक दिशा में तो सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो रहे थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और जो धन आवेशित भाग था वो क्या पर कहलाया? नाभिक कहलाया। क्या कहलाया? धन आवेशित भाग नाभिक कहलाया। और यहाँ पर इनके द्वारा यही बताया गया कि जो नाभिक था उसकी जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -15 मीटर कोट की होती है और जो आपका परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर कोट की होती है। इसी के आधार पर उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया और ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया रदरफोर्ड। फिर देखेंगे हम लोग इन्होंने क्या किया? रदरफोर्ड के प्रकीर्णन पर आधारित था। जब इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो उसमें इन्होंने बताया कि जो आपके परमाणु आपके टकरा रहे थे, जब इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया, ध्यान देंगे रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो इन्होंने दिया था 1911। कब दिए थे? 1911। इसी के आधार पर कुछ ऐसे बताया कि जो परमाणु होता है कैसा होता है? परमाणु के अंदर एक धन आवेशित भाग होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक। नाभिक कैसा होगा? धनावेशित, धन आवेशित भाग होता है जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो 10 की घात -10 मीटर कोट की होती है। 10 की घात -10 मीटर कोट की होती है। और जिस आपके परमाणु में नाभिक पाया जाता है, परमाणु 10 की घात -15 और जो परमाणु होता है उसकी जो त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर कोट की लगभग होती है। ध्यान देंगे नाभिक का होगा 10 की घात -15 मीटर कोट का और जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर कोट का होता है।
और ये भी देखा गया कि जो धन आवेशित भाग होगा आपका धन आवेशित होगा और इस धन आवेश पर जितना प्लस चार्ज होगा उसके बाहर एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन होगा जो परमाणु जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उस पर उतना क्या होता है ऋण आवेश होता है। इनके मॉडल प्रस्तुत करने के बाद इनमें दो कमियां आई। इन्होंने इस कमियों को अर्थात इनके परमाणु मॉडल में जो कमी हमको मिली अर्थात जो बताई गई ये दो कमियां थी। मुख्य रूप से इनके परमाणु मॉडल की दो कमियां थी। वो कमियां क्या थी? पहली कमी ये थी कि इन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में ध्यान देंगे। कमियां क्या थी? परमाणु के अस्थायित्व के संबंध और परमाणु के अस्थायित्व के संबंध का मतलब यह था कि परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में नहीं बता पाए और रेखीय स्पेक्ट्रम दो चीजें रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बता पाए। अर्थात जो कमी थी वो आपकी मुख्य रूप से दो थी, परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में और दूसरी जो कमी थी वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में तो इन्होंने सब कुछ तो बताया है लेकिन इसके अस्थायित्व के बारे में नहीं बताया कि इसका अस्थायित्व क्या है। अर्थात ये कब तक अस्थायी अवस्था में रह सकते हैं या कब तक ऐसा रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कब तक चक्कर लगाएगा या कब तक वह उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच एक पर प्लस चार्ज है और एक पर माइनस, उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसकी कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए सन 1913 में बोहर का परमाणु मॉडल ध्यान देंगे। सन 1913 में बोहर का परमाणु मॉडल जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में भी आपसे पूछा जाता है। बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का जो परमाणु मॉडल था, बोहर का जो परमाणु मॉडल था इन्होंने दिया 1913 में। इसमें दिया 1913। अब जब ये देखा गया रदरफोर्ड ने अस्थायित्व के बारे में नहीं अगर बता पाए कि जैसे मान लीजिए हो गया नाभिक, इस पर कैसा चार्ज होगा प्लस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका चक्कर लगाएगा, अंदर में आपके क्या होंगे प्रोटॉन होंगे। तो इसका जो कोणीय संवेग होता है क्या होगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है वह कोणीय संवेग जैसे मान लीजिए जिस पथ पर आपका गति कर रहा है उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली r मान ली और उसका द्रव्यमान क्या मान लिया m मान लिया और वह जिस वेग से गति करेगा उसका वेग क्या होगा v होगा। तो कोणीय संवेग जो होगा आपका वह होता है, पहला नियम है इनका परमाणु मॉडल का पहले देते हैं कोणीय संवेग, इसको लोग लिखते हैं mvr। ये होता है NH/2π के मान के बराबर सबसे पहले होता है। या कह सकते हैं mvr की कोणीय संवेग होगा h/2π का पूर्ण गुणज होता है। ध्यान देंगे क्या कहा गया, mvr h/2π, mvr h/2π का पूर्ण गुणज होता है जहाँ h क्या होगा प्लांक कांस्टेंट होगा। जहाँ h क्या होगा आपका प्लांक कांस्टेंट होगा। दूसरी चीज अर्थात इन्होंने क्या बताया, जो आपका इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसका जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग होगा अर्थात mvr इक्वल टू होगा h/2π या n/2π। n की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 2 3 4 डाटा। इस n को हम क्या कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यह क्या होगा, अगर जैसे पहली वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका मान कितना होगा 1।
दूसरी वाली कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका मान कितना होगा 2 होगा। तीसरी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका मान कितना होगा 3। एक तो था यहाँ पर पहला अर्थात बोहर के परमाणु मॉडल में जो उन्होंने दिया किसकी कमी को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने जो सम बताया उनके द्वारा जो कोणीय संवेग होगा h/2 पाई का प्रोग्रेस होगा या कोणीय संवेग mv/nh/2 पाई, जहाँ यह क्या आपका 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कही हो सकते हैं। दूसरा इनके द्वारा क्या बताया गया, ध्यान देंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा इनके द्वारा क्या बताया गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो चक्कर लगाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है अगर चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, अगर अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना चाहते हैं, ये तभी जाएंगे जब इनको बाहर से ऊर्जा मिलेगी। बाहर से ऊर्जा क्या होगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। जब ये बाहर से ऊर्जा पाएंगे तो अपनी कक्षा से क्या करेंगे, दूसरी वाली कक्षा में जाएंगे। लेकिन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में अर्थात हम लोग कर सकते हैं निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाएंगे, ये तभी जाएंगे जब इनको बाहर से एनर्जी मिलेगी, अर्थात बाहर से इनको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन जब इनको अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तो वहाँ कितनी समय तक ये रहेंगे, ध्यान देंगे इस चीज को विशेष तौर से। ये अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा में मान लीजिएगा, यहाँ से जब दूसरी कक्षा में जाएगा यहाँ पर केवल 10⁻⁸ सेकेंड 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहेगा। ये ध्यान देने की बात है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में जाएगा तो वहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहेगा। फिर वहाँ से वो अपनी प्रारंभिक कक्षा में वापस लौट। और यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे उसकी जो एनर्जी होगी, अर्थात उसकी जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी होती है h इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। h क्या होता है आपका फोटॉन की ऊर्जा, इसको हम लोग कहते हैं h। h क्या होगा आपका प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या होगी आवेश। ध्यान देंगे h क्या होगा आपका प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या होगी आवेश। यह होगा आपका निम्न ऊर्जा स्तर और यह होगा आपका उच्च ऊर्जा स्तर। तो आपसे ये चीज ध्यान देना पूछा जाता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूसरी कक्षा या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहाँ पर वह कितने समय तक रहेगा, तो बताएंगे 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा। फिर वह लौट करके अपनी कक्षा में वापस चला। इसको किसने बताया, बोहर के प्रमाण। अब इसके बाद इसी पर आधारित आपका अगला है, इनके द्वारा जो ज्ञान किया गया बोहर सिद्धांत की सहायता से उन्होंने क्या किया कि त्रिज्या की गणना की। तो जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, ये हेडिंग आपको पूछी जाती है पेपर में, कई बार पूछी भी जा चुकी है कि देखेंगे अगली हेडिंग क्या है, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत। बोहर का सिद्धांत अर्थात इन्होंने बताया कि अगर हाइड्रोजन के समान कोई परमाणु है तो बोहर का सिद्धांत वहां पर किस प्रकार से लागू होता है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपका नाभिक है, नाभिक और नाभिक पर जो चार्ज होगा, नाभिक अर्थात नाभिक यह इसका नाभिक, यहाँ पर जो चार्ज होगा हमने क्या मान लिया Ze और इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली स्मॉल r। यहाँ पर एक आपका इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगाता है और उस इलेक्ट्रॉन का जो वेग है, ध्यान देंगे उस इलेक्ट्रॉन का वेग हमने v माना है और उसका जो द्रव्यमान है उसको हमने क्या माना है m। ठीक, अब देखेंगे इस नाभिक पर चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा।
इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस होगा, तो इस पर चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर एक आपका आकर्षण बल कार्य करता है जो कूलाम के द्वारा जो आपका जो है कूलाम के द्वारा होता है वैद्युत आकर्षण बल, क्योंकि दोनों पर चार्ज ऐसा है जड़ी है, यहाँ पर आपका क्या है ई है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है तो वहाँ एक बल और कार्य करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r। यम क्या होगा, जो कण यहाँ पर चक्कर लगा रहा है उसका द्रव्यमान, उसका वेग और जितनी दूरी पर उससे चक्कर लगाता है अर्थात त्रिज्या के मान के बराबर होता है। यह इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त कहाँ से होता है, या इसको आवश्यक अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, वैद्युत बल से प्राप्त होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थात जो आपका अभिकेंद्र बल होगा mv²/r, इसका तो किसके हो जाएगा 1/4πε0 ZE, ये चार्ज होगा आपका, और दूसरा चार्ज आपका क्या होगा E अपान कितना हो जाएगा r²। या इसको हम लोग r से r² कैंसिल कर देते हैं तो आपको मिलेगा mv² = 1/4πε0 ZE² अपान क्या हो जाएगा r। तो हमने क्या यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसको जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किससे होता है, वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसलिए जो आपका केंद्र बल होगा वह वैद्युत आकर्षण बल के मान के बराबर होगा। हम लोग किस फार्मूले का यहाँ पर यूज किए हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हम लोग किस फार्मूले का यहाँ पर यूज Q1 की वैल्यू Z की और Q2 की वैल्यू क्या होगी E, और ये आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस समान R। ये तो हम लोग देखे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम एक और देखे कि बोहर का जो प्रमाण मॉडल था उसमें था, और ये समझे mvr = nh अपान क्या था आपका 2π। ध्यान रखिए क्या लिखेगा, mvr = nh अपान 2π। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका सेकंड। दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि रेडियस और n अर्थात r और n में हम लोग वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, रिलेशन चाह रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 2, समीकरण जो आपका सेकंड है 2, इसको क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे, और वर्ग करके क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे। ध्यान देंगे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, समीकरण 2 का वर्ग करके 1 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। क्या हम लोग लिखेंगे, समीकरण 2 का वर्ग करके 1 से भाग देने पर 2 भी हमको मिलेगा क्या, m² v²r² अपान क्या हो जाएगा mv² बराबर n² अपान 4π² अपान हो गया आपका 1/4πε0 ZE² अपान हो गया r। हमने क्या किया, समीकरण 2 में का वर्ग करके 1 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपका v² से v² कैंसिल, 1 m से m, तो आपका यहाँ पर वैल्यू हो गई m r² = n² h² 4π² इंटू क्या होगा, ए टर्म ऊपर होगा 4πε0 r अपान हो गया ZE²। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका ar² इसके r² से कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, यह स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू हो गई n² h² अपान ZE² और क्या होगा आपका पाई। या यहाँ पर देखें आपकी वैल्यू क्या होगी mr
या हम लोग देखें आर इक्वल टू आपका हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपसाइलन नॉट अपॉन एम पाई जेड ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कितना होगा आपका? इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिलेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई जेड की सभी पर क्या है? कांस्टेंट है। बच्चा इसमें क्या आपका n स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। यही स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। जिससे देखिए कि जो प्रमाण की त्रिज्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या कहा गया? देख लीजिए, प्रमाण की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आपको प्रयोग करना है और ये चीज पेपर में कई बार पूछा गया है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। और इसमें हम लोग देखेंगे एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर सभी क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए आर डिपेंड किस पर करेगा? एन स्क्वायर। इसका मतलब एन की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आर की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आर की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। थैंक यू।